अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, तामीराती शोबे के लिए दी गई एमनेस्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। कामयाब होगी या नहीं, रुकावट कहाँ है, सरमायादारों को इसको अवेल करना चाहिए या नहीं, बिल्डर या डेवलपर ही इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या और कोई भी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, चेयरमैन है प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। हसन अली कादरी साहब, एमनेस्टी 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 का साल से शोर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बज़ाते खुद इसको बार बार कह रहे हैं, इसको अवेल करें अवेल करें अवेल करें, क्योंकि इससे 60-70 जो इंडस्ट्री हैं, लिंक हैं, जिनका फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा, बहुत कुछ इसमें फ़ायदे होंगे। आप क्या समझते हैं, एमनेस्टी जो अब तक शोर शराबा था उस हवाले से अभी तक लोगों ने अवेल नहीं की, एमनेस्टी की थोड़ी सी डेफिनेशन हमें थोड़ी सी बता दें। इस तामीराती शोबे के लिए जो दी गई है उसकी क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका? देखें, इसका बैकग्राउंड यूबी साहब कुछ यूँ है कि जब कोरोना आया और कोविड की सिचुएशन में हम लोग गए, जी, तो उस वक्त कारोबार को एक बहुत बड़ा मेजर नुकसान पहुंचा और बहुत सारे मसाइल हुए। उस वक्त ये हुआ कि ये कहा गया कि जी कारोबार को रिफ़ंड दिया जाएगा, यानी रिफ़ंड दिए गए टैक्स के, ख़ासतौर पे सेल टैक्स के रिफ़ंड दिए गए, इनकम टैक्स के दिए गए। वो भी खैर एक बात साइड पे हो गई, क्योंकि रिफ़ंड शायद उस तरह नहीं दिए गए, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ। दूसरी बात ये कि जो आपने एमनेस्टी की बात की है, लेट मी करेक्ट यू, ये एमनेस्टी बेसिकली नहीं है, ये एक टैक्स स्कीम है और इसमें जो 111 सेक्शन है कंसील्ड इनकम का, उसके अंदर इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है। एमनेस्टी तब आप इसको कह सकते थे अगर टोटल इम्यूनिटी हो, यानी ऑडिट से भी इम्यूनिटी हो, 122 से भी इम्यूनिटी हो। तो ये एमनेस्टी इसलिए दी गई है कि जी कंस्ट्रक्शन को ऑब्वियसली बेटरमेंट की जाए, सारा कुछ किया जाए, लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि कानूनी पेचीदगियाँ और लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ लॉ, यानी क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे और बहुत सारे मसाइल हैं, और क्योंकि कोरोना रहा तो कोरोना की वजह से लोगों को एक वक्त लगा अपने कामों को वापस लेके आने में, और अभी भी कोरोना की एक सेकंड वेव भी आने वाली है। जी, आ गई है, मद्देनजर आ भी गई है, ठीक है ना जी। तो उसमें ये है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो एमनेस्टी है आपकी, इतनी खातिर खा इसमें कोई हुकूमत को कामयाबी होते हुए नज़र नहीं आती। और उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि इस एमनेस्टी के हवाले से बिल्कुल FAQs किए गए हैं, सारा कुछ दिया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो या क्लैरिटी देनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी नहीं थी। कानून में जो पेचीदगियाँ वो दूर नहीं की गई। जी बिल्कुल ऐसे कहा जाता था प्रॉपर्टी सेक्टर डूब गया है, एक बूम आने वाला है, बूम आने वाला है। एमनेस्टी से देखकर तो यही लग रहा था ये स्कीम से बूम आ जाएगा, लेकिन वो हालात हुए नहीं। एक्चुअली उसमें देखें यूबी साहब, उसकी एक बड़ी अहम वजह ये है कि जब आप एमनेस्टी लाते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एमनेस्टी के शराइत और मसले मसाइल कुछ इस किस्म के रख देते हैं, जो वो बहुत सख्त रख दिए जाते हैं और उसकी बहुत सारी शराइत हम रख देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि एक जो आम आदमी है, देखें अगर तो एमनेस्टी देखें, अब ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है इन बिटवीन द लाइंस कि जी एमनेस्टी किसी ख़ास को नवाजने के लिए या आम आदमी के लिए। जी तो ये भी एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो बात ये लगता है ये भी खास नवाजने के शायद लगता है इशारा है उस तरफ, इशारा उस तरफ है। मैं ज़ाहिर है हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इशारा उस तरफ है, क्योंकि देखें जब आप पेचीदगियाँ डालते हैं ना, तो उसका मकसद यही होता है कि कोई ख़ास तबका है जो उससे शायद फ़ायदा उठा सके, लेकिन अवामुन नास शायद उस तरह ना उठा सके। जी हसन अली कादरी साहब, मेरे पास एक है थी 17 अप्रैल की डेट थी 2020 की। भाई इसमें इस तारीख को कोई जो रजिस्टर्ड हुआ है ओल्ड प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट जिसने किया है वो तो उसको अवेल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आप किस तरह करेंगे इसकी डेफिनेशन? देखें, उसमें जो 17 अप्रैल 2020 वाला मामला है ना, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें इसमें दो किस्म के मसले हैं। जो डेवलपर है उसके लिए आपने पेचीदगी ये कर दी है कि पहली बात ये कि इस कानून में एक सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि आपने इन जो परचेज़र है, जो इनिशियल परचेज़र है, उसको डिफ़ाइन किया गया है कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी ऐसे शख्स से एक बिल्डिंग का अपार्टमेंट ख़रीदता हूँ या घर ख़रीदता हूँ जो कि एमनेस्टी अवेल करके प्रोजेक्ट में आता है, तो ना सिर्फ उस शख्स को सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की एमनेस्टी होगी बल्कि मुझे भी होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लकूना है जो कि मैंने चंद सीनियर से भी डिस्कस किया। जी और मैंने ख़ुद भी उस पर रिसर्च की कि एक आप ये बात करते हैं कि जी 17 अप्रैल को आपके पास पुरानी एक ज़मीन या प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि आप इस एमनेस्टी में लेके आते हैं, अगर वो आपसे न्यू परचेज़र ख़रीदता है तब तो एमनेस्टी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर तक ख़रीदते हैं तो आपको तो एमनेस्टी ज़रूर है उस प्रोजेक्ट को लेके चलने की, लेकिन जो आपका न्यू परचेज़र है उसको एमनेस्टी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 17 अप्रैल की डेट उन्होंने वहाँ पे लिख दी है। और वाज़ेह तौर में इस चीज़ को, अब प्रॉब्लम क्या है, देखें प्रॉब्लम यूबी साहब वहाँ आती है कि जब आपके जो FAQs हैं, बजाय इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मेरा यहाँ पे सवाल ये है
कि FBR से कि आप FAQs क्यों जारी करते हैं। आप इसलिए जारी करते हैं कि जनाब आप आसान फहम और सादा ज़बान में लोगों को क्लियर करें कि अगर कोई एम्बिग्विटी है तो उसकी क्लैरिटी क्या है। अभी तक FAQs के अंदर भी इस बात की क्लैरिटी नहीं है। फिर जैसे कि अभी उमर भाई भी कह रहे थे, जो मैं उसको बात को लेके चलना चाहूँगा जो बड़ी अहम है, कि देखें जी, जब आपको ये कहा गया कि मिसाल के तौर पे कि अगर कोई बिल्डर है और डेवलपर है, इसमें माना रजिस्टर भी हो जाता है, जी जी एमनेस्टी भी ले लेता है, सारा कुछ कर लेता है, उसके बावजूद अगर वो कोई ऐसी गलती कर जाता है कि वो एमनेस्टी से आउट हो जाता है, तो फिर मेरे जैसा शख्स, एक आम आदमी जो जाके उनसे परचेज़ करेगा, तो क्या उसको वो सहूलत एमनेस्टी की मौजूद होगी? तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि मौजूद हो, लेकिन कानून इस पर क्लियर नहीं। देखें, वही काशिफ साहब वाली बात आ जाती है, कानून अगर क्लियर नहीं है जनाब तो आप SRO निकाल दीजिए। वही बात आ गई ना जी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की, कि आपने खुद हर्डल्स क्रिएट की हैं। आप चाहते हैं, अब देखें, आप खुद चाहते हैं कि जी 40 लाख रुपया जो है जनाब क्रॉस चेक से दें। अब यानी मैं पहले बैंक अकाउंट में पैसे डालूँ, फिर बैंक अकाउंट से मैं क्रॉस चेक दूँ। जिसके पास कैश मौजूद है उसको आप कैश वेल क्यों नहीं करने देते? जी। अब इससे पिछली जो एमनेस्टी थी उसमें सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ये थी कि जनाब अगर आपने पैसे वाइट कराने हैं तो आप पहले उसको बैंक अकाउंट में सबमिट करें। वाई डू यू रिक्वायर कि बैंक अकाउंट में सबमिट किया जाएगा? फर्स्ट परचेजर का कॉन्सेप्ट क्या है इस मिनिस्ट्री में? देखें, फर्स्ट परचेजर का कॉन्सेप्ट ये है सर कि मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है जो कि इस एमनेस्टी के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, एक तो ये बात बड़ी काबिल गौर है कि ये एमनेस्टी जो है प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे, ठीक है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस करके आपने और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि आपने ये किया कि आपने कहा जी एक तो नई AOP या कंपनी बनाए, उस कंपनी के अंदर खाली वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, हर प्रोजेक्ट अलग से रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, हर प्रोजेक्ट का आपको बैंक अकाउंट भी अलग मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग भी अलग करनी पड़ेगी। और उसके साथ क्या है कि जो आपने बात की फर्स्ट परचेजर की, उसमें ये है कि जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होंगे उसके अंदर मिसाल के तौर पे आप कोई अपार्टमेंट ख़रीदते हैं, अगर डेवलपर की बात करें आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, और अगर आप कोई घर ख़रीदते हैं, लेकिन आप उसके लिए साबित होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली डेवलपर से या बिल्डर से ख़रीदा है, तो आपको फ़र्स्ट परचेज़र कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब उस फर्स्ट परचेज़र को इम्यूनिटी हासिल होगी अंडर सेक्शन 111। उससे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का यानी आमदन के ज़राए के बारे में नहीं पूछा जाएगा जी कि आपके पास ज़राए आमदन कौन सा ऐसा था जिसके ज़रिए आपने फ्लैट ख़रीदा या बिल्डिंग का एक हिस्सा ख़रीदा या ज़मीन ख़रीदी रादर। ठीक है। तो वो बेसिकली फ़र्स्ट परचेज़र कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर वो फर्स्ट परचेज़र आगे किसी और को सेल करता है तो उसको आप फिर उस इम्यूनिटी के अंदर नहीं लेके। अच्छा, कानून में 11 शेड्यूल वो क्या है? देखिए, 11th शेड्यूल जो है वो बेसिकली इन्होंने सेक्शन 100D की सपोर्ट में निकाला है। ठीक है। वो फिक्स टैक्सेशन रजीम को डिफाइन सेक्शन करता है। 100D भी हमें थोड़ा इसमें ना ये भी बताइए, ये क्या है? 100D जो है बेसिकली ये था कि जब हमारा अमेंडमेंट्स हुई तो SRO कल्चर को ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि जी ऑर्डिनेंस के ज़रिए लॉ में चेंज किया जाएगा। ठीक है। और इस ऑर्डिनेंस को जब आपका फाइनेंस एक्ट आया तो उसके अंदर इनेक्टेड किया गया। तो उसमें सर गुजारिश ये है कि जो आपका ऑर्डिनेंस है बेसिकली वो जब आया तो उसमें सेक्शन 100D को शामिल किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। ठीक है। और वो स्पेशली बिल्डर्स और डेवलपर्स की टैक्सेशन की स्कीम को डिफाइन करता है कि किस तरीके से बिल्डर और डेवलपर को टैक्स किया जाएगा। ठीक है। जो इस एमनेस्टी में आएंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि 100D का सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि देखें ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि एमनेस्टी है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें आ सकते हैं, ना चाहें तो ना आए। ठीक है। और जहाँ तक बात है 11th शेड्यूल की, वो आपका फिक्स टैक्स रेट्स डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू योर एरिया कि आप कौन सी जोन में, आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, KPK में हैं, या आप किसी और ट्राइबल एरियाज़ में हैं। जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है एरिया के हिसाब से उसको टैक्स किया जाएगा और उसके अंदर जो स्क्वायर फीट हैं जी एरिया वाइज किया जाएगा और जो सेलेबल एरिया होगा आपका बेसिकली स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके ज़रिए कैलकुलेशन की जाएगी। जो ये बेसिकली इसको हम सादा ज़बान में अपने नाज़रीन के लिए कह सकते हैं कि फिक्स टैक्स रजीम है। लेकिन इसके अंदर जो मिसकंसेप्शन है, जो मेरा ख्याल है उमर भाई मुझे सेकंड करेंगे, कि देखें ये फाइनल टैक्सेशन रजीम नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि शायद फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये मसले मसाइल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं तो उसके 10 गुना तक प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप दिखाते हैं तो फिर आपको आम प्रॉफिट देना पड़ेगा, जैसे आम पब्लिक में और आप टैक्स देते हैं। ठीक है। तो देखें इस एमनेस्टी का सबसे बड़ी कदगन ये है कि देखें आपने ऑडिट की तलवार भी लटकाई हुई है। इसको 120 में डीम्ड असेसमेंट समझा जाएगा इस टैक्स को, और 122 भी किया जा सकता है अंडर लॉ, 177 भी किया जा सकता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़राए आमदन का बेनिफिट दे रहे हैं। और देखें, मैं एक और बात बढ़ाते हुए आगे चलूँगा जो उमर भाई ने की है कि देखें बिल्कुल IMF का प्रेशर भी है। और देखें एमनेस्टी जो आपकी कर्टेल्ड आ रही है ना सर, और जो एक रीज़न है बहुत बड़ा वो ये है कि आपने FATF के प्रेशर को आप बर्दाश्त करते जा रहे हैं और आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एंड आई डू एग्री कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है
और प्रॉब्लम क्या हुई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस की वजह से चीज़ें और मुश्किल होती जा रही। और उसके अंदर जैसे मैंने चैम्बर में जब लेक्चर दिया वहाँ पे, तो वहाँ एक सवाल उठाया गया कि जी अगर कोई पाकिस्तानी बाहर है और वो हुंडी के ज़रिए यहाँ पे पैसा भिजवाता है और वो उसको क्या कहते हैं यूज़ करता है इस एमनेस्टी में, तो मेरा वहाँ पे जवाब ये था कि जनाब अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। जी जी, देखें उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सामने रख दिया जाए तो फिर तो इस एमनेस्टी का जो मतलब एक मामला है वो और ज़्यादा कर्टेल हो जाएगा। कादिर साहब, मैंने आज 3-4 दोस्तों को कॉल की थी इसके हवाले से किस तरह कामयाब हो सकती है, तो मुझे जो जवाब आए हैं मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सबका ये कहना FBI की पूरी मशीनरी को सिर्फ मार्केटों में सिर्फ इस हवाले से भेजें, इस एमनेस्टी के फ़ायदे बताने के लिए, आगाही के लिए। क्या आप इस तजवीज़ से मुतफिक है, ऐसा होना चाहिए? तो अगर नहीं तो दूसरी क्या तजवीज़ हैं जो बेहतर तौर पे ये एमनेस्टी कामयाब हो? देखें ये जो बात आपने यूबी साहब कही है, ये तो दूसरी ज़बान में मैं कहूँगा कि लाज़िम मलज़ूम है। जी जी, ये तो इंतहाई अहम है और ये बिल्कुल होना चाहिए, और FBI खुद ही बिल्कुल होना चाहिए, जी जी इस तरह होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें आज का जो सबसे बड़ा सवाल जो काशिफ भाई ने भी किया है ना, जी जी कि बात है कि अक्रॉस द बोर्ड आप टैक्स पेयर को ये एतमाद दें कि जनाब आप इस एमनेस्टी में आएंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपका ऑडिट नहीं होगा, आप नैब में नहीं जाएंगे, किसी FIA में नहीं जाएंगे, कोई भी इदारा आपको तंग नहीं करेगा, आप इम्यून होंगे। जी जी, देखिए इम्यूनिटी और चीज़ है, टैक्स इंसेंटिव होना और चीज़ है। तो बात है कि एक तो ये चीज़ होनी चाहिए और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि बात बड़ी सही की उमर भाई ने, सही फरमा रहे हैं कि जी 5 साल से कम का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता। जी जी, तो बात है कि टाइमलाइन आप वो रखें जो रियलिस्टिक है। ठीक है। और जो अप्रूवल्स का मामला है और जो पेचीदगियाँ डाली गई हैं, लॉ में क्लैरिटी की बात है। देखें जी अगर हम यहाँ बैठ के लॉ की क्लैरिटी की बात कर सकते हैं तो FBR जो इश्तिहार लगा रहा है कि जनाब हमारे पास ये चीज़ें, देखें डर से, मादत के साथ ही मैं FBR के लिए कह रहा हूँ कि जनाब डर से अगर आप टैक्स इकट्ठा कर लेंगे ना तो आपका खौफ ख़त्म हो चुका है। जी जी, अब हालात ये हो गए हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमें कहता है हसन साहब क्या कर लेंगे, फैक्ट्री बंद करवा लेंगे, लें फैक्ट्री की चाबी ले लें, हम क्या करें? ठीक है जी। तो बात है कि खौफ से आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा लोगों का एतमाद जीतने से, लोगों को वो सहूलियात देने से जो उनको मिलनी चाहिए। जी जी, और आपका काम इससे चलेगा कि जनाब आप आसानियाँ पैदा करें, आपके जो लॉ के अंदर मसाइल हैं उसको ख़त्म करें, जो एमनेस्टी के मसाइल हैं उसको ख़त्म करें और अल्टीमेटली इस चीज़ की तरफ जाएं कि हर आदमी को वो एतमाद दें कि जी आप एमनेस्टी की तरफ आएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान टैक्स बार तो अभी भी कह रही है जो इनकम टैक्स गोशवारा 2020 है जी उसमें अभी गलतियां हैं, उनको दूर जी नहीं की बिल्कुल गई। ऐसे जब ही, वो गलतियां दूर होंगी तो उसके बाद 90 दिन का टाइम बिल्कुल दिया ऐसे ही, जाए। बिल्कुल तो ऐसे अगर वो गोशवारा हम 15-16 माह गुजर गए, साल पिछला गुजर गया, बिल्कुल 5-6 माह ये गुजर गए, गोशवारा को दुरुस्त नहीं कर सके तो फिर दूसरी हम हालात किस तरह सही सिर्फ करेंगे? गोशवारा दुरुस्त इस वजह से नहीं कर सके ना यूबी साहब, उसमें एक सबसे बड़ा मसला क्या है, आप एक बात को समझें। हम गोशवारा अगर हम 1990s में चले जाएं, क्योंकि हम 3 नस्लों से देख रहे हैं, उमर भाई भी 3 नस्लों से देख रहे हैं, टैक्स को ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देखें जब गोशवारा सिंपल होता था, जब मैनुअल जाया जाता था तो उस वक्त कितने लोग गोशवारे जमा कराते थे और इन्हीं से पूछ लें कि इनके ऑफिस के बाहर कितना रश लगा होता था। अब कोई आता नहीं है, वजह क्या है कि आपने इतना सिंपल कर दिया, आप लोगों का खौफ खत्म हो गया। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि देखें आप बजाय इसके कि आप 40 या 50 सफ़ों का गोशवारा दें, आप 1 पेज 2 पेज का गोशवारा लेके आएँ, फिर देखें कितनी रिटर्नें आती हैं। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया।